मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो है एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं कैंसर। और आप सबसे पहले तो ये पूछेंगे, भैया क्यों कैंसर के बारे में इतने लोग बोल रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस के बारे में तो बहुत बातचीत हुई है, हर जगह दुनिया में फैल रहा है कोरोना के, और कितने लोगों को उसने मारा है। एक बार आई बीमारी, आने के बाद में कुछ हज़ार लोगों की मौत हुई है, कुछ हज़ार लोगों की 20-25 हज़ार, हो सकता है लाख लोगों को इन्फेक्शन हो गया होगा। बट ये जो बीमारी है कैंसर, हर साल बहुत सारे लोगों को उनको कैंसर हो जाता है और कई लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 3 किलर से नंबर 1 किलर आने का चांस है अगले 10 साल में। कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी नंबर 1 किलर है कैंसर। और ये आज की बात नहीं है जैसे कोरोना वायरस या सार्स वायरस के जैसा कि कभी आया कभी नहीं आया। ये निरंतर चलते जा रहा है एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप ये देखिए कि इंडिया में ही कुछ साल पहले कितने कैंसर होते थे, कोई कैंसर जानता ही नहीं था। और आजकल जो कैंसर की बीमारियां हैं, हर फैमिली में कोई न कोई पेशेंट होगा, हर फैमिली में कोई दोस्त होगा, कोई पड़ोसी होगा जिनके बारे में कैंसर है। हाँ जी सर, उनको कैंसर हुआ, इनको कैंसर हुआ, हमने ये देखा है, हमने वो देखा है करके हर फैमिली का कोई न कोई जान पहचान है। और कैंसर काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है और ज़्यादा ही सोसाइटी में हो रहा है और एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक झलक हम लोग देखें कि ये कैंसर कितना व्यापक है, यानी कि कितनी ज़्यादा हमारे कंट्री में होती है। हर साल ये अनुमान लगाया जाता है करीब 17 से 18 लाख पेशेंट उनको कैंसर होता है हर साल, नए मरीज को। किसी भी टाइम हम लोग हमारे देश में ये पूछेंगे कि कितने कैंसर का मरीज है, 25 से 30 लाख मरीज कैंसर के इंडिया में है किसी भी समय। ये नंबर एक एस्टिमेट है, एक्यूरेट नहीं हो सकता है, इनकी गिनती हो नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस गिनना। तो कुछ परसेंटेज में एस्टिमेट करते हैं और उसका पूरा कैलकुलेशन करके पूरे कंट्री में हम लोग करते रहते हैं। इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि ये इतने मरीज हैं, यानी कि 17 लाख हर साल होते हैं, 30 लाख के मरीज हर साल कभी भी किसी भी टाइम 30 लाख के मरीज करीब कम से कम इंडिया में ट्रीटमेंट ले रहे होंगे या फॉलोअप में होंगे। अब ये देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर होते कौन से हैं। हम लोग देखेंगे उसमें ये समझना पड़ेगा कि लेडीज़ में और जेंट्स में अलग अलग होते हैं। सो ये जो लेडीज़ में होता है, जो लेडीज़ में होता है सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, और वो नंबर बढ़ते ही जा रहा है। करीब 25-30 साल पहले जब हम लोग कैंसर के बारे में सीखते थे, उस समय ये बताया जाता था कि कैंसर 25,000 पेशेंट होते थे, 50,000 तक शायद अनुमान लगाया जा सकता था। बट आज के नंबर्स अगर देखेंगे, पिछले 2 साल से तो 1.5 लाख था, अभी 1.7 लाख होने वाला है। और ये बहुत जल्द 2 लाख नए पेशेंट हर साल आते रहेंगे। ये अमेरिका में जितने टोटल कैंसर पेशेंट होते हैं उससे भी बढ़कर है, उसके बराबरी में तो है ही है, उससे भी बढ़कर है हम लोग। तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर, सो नंबर 1 कैंसर इन इंडिया इज ब्रेस्ट कैंसर, इतने नंबरों के साथ। और दूसरा है ये नेक्स्ट आता है कैंसर, लंग कैंसर करीब 1,40,000 के लगभग उनके नंबर होती है, करीब जितना ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके बाद में मुंह का कैंसर, पूरे गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, ये सब मिला करके करीब 1.5 लाख तो वो भी हो जाते हैं। ये पूरे कैंसर, लंग कैंसर, ये मुंह में कैंसर, ये सब मेल्स में ज़्यादा होता है, लेडीज़ में भी काफ़ी होता है। तो ये काफ़ी देखा गया है। उसके बाद में आता है गर्भकोश का कैंसर, जो यानी कि सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भकोश का मुंह में होता है कैंसर, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल कैंसर। वो भी करीब 90,000 से 1 लाख तक होता है। तो ये कैंसर काफ़ी कॉमन है। कुछ प्रदेशों में, खास करके जो दिल्ली के आसपास में इलाकों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और कुछ हद तक हरियाणा, राजस्थान, इन सब में जहाँ ये गंगा और यमुना का जो पानी बहता है, वहाँ पर गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली के कैंसर काफ़ी होता है। वो भी सिर्फ इसी इलाके में होता है, अपना दक्षिण भारत में ज़्यादा नहीं होता है, ईस्टर्न भारत में नहीं होता है। इन सब के अलावा 2-3 जानकारी इंडिया के बारे में है। इंडिया ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा पूरा दुनिया में होता है, उतना ही कैंसर होता है हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में,
और सबसे कम कैंसर होता है जो हमारे रूरल महाराष्ट्र में, यहाँ कैसे अच्छा खासा कैंसर रजिस्ट्री है, वहाँ से ये देखा गया। हमारे कैंसर की बहुत वैरायटी है, जितने लोग हैं उतने ही हमारे पास में हर तरह का कैंसर है। और जैसे जैसे हम लोग बात करते जा रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये बात करते करते मैं क्वेश्चंस का भी आंसर करते जाऊंगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे पता लगे कि कैंसर है। जैसे डायबिटीज़ का हम लोग करते हैं, क्या मुझे डायबिटीज़ है, वो जानने के लिए आप सीधा जाएंगे, ब्लड शुगर का टेस्ट कराएंगे, आपको हाँ जी डायबिटीज़ है या नहीं बता देंगे डॉक्टर साहब। अगर नॉर्मल शुगर है तो डायबिटीज़ नहीं है, पर शुगर ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। ऐसे ही क्या कोई ब्लड का टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इनको कैंसर है या नहीं है? सिंपल टेस्ट, बहुत सारे स्कैन्स वगैरह नहीं, आज के तारीख में तो नहीं है, बट नए नए टेस्टों की जो साइंस की तरक्की हो रही है उससे ये मालूम चलता है कि ये टेस्ट आएंगे आगे जाके। और उससे क्योंकि ये जब कैंसर सेल हमारे बदन में होते हैं वो सब जगह फैलते जाते हैं, सब जगह सर्कुलेट होते जाते हैं। जब सर्कुलेट होते हैं कुछ सेल की डेथ हो जाती है, उनकी डीएनए रिलीज होती है, चाहे वो ब्लड में चाहे यूरिन में, उनके द्वारा अगर हम लोग करें टेस्ट तो पता लगाया जा सकता है। 5 साल और 10 साल के अंदर ये अनुमान है कि कोई ब्लड टेस्ट आएगा जिससे ये बता सकते हैं कि ब्लड टेस्ट में इनके ब्लड टेस्ट से पता लगाएंगे कि कैंसर है या नहीं है। ये तो हो गया। दूसरा इनका किसी का सवाल था कि ये पेट स्कैन मैं करा लूँ क्या? पेट स्कैन कराने से मुझे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं है। ये कहीं पे भी आज के टाइम में पेट स्कैन कराने से कैंसर है कि नहीं, पेट स्कैन इसके लिए नहीं है। जिनको कैंसर का सस्पेशन है या जिनको कैंसर का डायग्नोसिस है उनको हम लोग स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन करते हैं। एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल औरत को जाके पेट स्कैन नहीं कराना चाहिए ये जानने के लिए कि इनको कैंसर है या नहीं है। तो ये 2 सवालों का जवाब। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैंसर का। अभी तक तो हमने ये बताया कि कैंसर बहुत ज़्यादा इंडिया में होते जा रहे हैं, इनके नंबर्स आंकड़ों के हमने कुछ समीक्षा की थी। उसके बाद में ये होता क्यों है कैंसर। कुछ कैंसर होते हैं जो कॉजेस जिनके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग को ये नहीं मतलब है कि मुझे या उनको नहीं, साइंस को अभी तक नहीं मालूम है। वो 25-30% तक जो कैंसर्स होते हैं उनकी जानकारी नहीं है क्यों होते हैं। 60-70% लोगों में कैंसर क्यों होता है उसका कारण है, और उनमें से आधे से ज़्यादा कारण है जो लाइफस्टाइल होते हैं। लाइफस्टाइल से पहले मैं आ जाऊं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, केमिकल्स के एक्सपोजर में आते हैं, एस्बेस्टोस के एक्सपोजर में आते हैं, ये हो गया इंडस्ट्रियल, मतलब यानी कि उनके केमिकल्स होंगे, कुछ फ्यूम्स होंगे, कुछ स्मोक होगा, उनको इंडस्ट्री की वजह से होता है। और कुछ जगह पर रेडिएशन की काफ़ी मात्रा होती है, ज़मीन से रेडिएशन होती है, वो नेचुरल है, रेडिएशन ओमिट होने के कारण ये कैंसर होता है, वो कुछ ही लोग हैं। और उसके बाद में आते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल का क्या मतलब हुआ? ये है एक जीवन शैली, जिस तरह से हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और एक्सरसाइज करें नहीं करें, ये सब चीज़ें। और इसको एक अच्छे तरह से समझाने के लिए जो आजकल हम करते हैं वो तो हम जानते ही हैं, बट आप ये देखिए कि करीब करीब 40-50 साल पहले जब इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी टेलीफोन, ये व्यवस्था नहीं थी, एक बार जीवन की एक झलक देखें। उन दिनों में क्या होता था, सब लोग अपने ऑफिस में पैदल जाते थे, और बच्चे सब स्कूल में पैदल जाते थे। कोई स्कूल बस, कोई स्कूल रिक्शा, कोई स्कूल ऑटो, कोई स्कूल वैन, कुछ भी नहीं होता था। उनका व्यायाम अपने आप होता था। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलना ये तो मामूली बात था, राइट। इसके अलावा जो खाना खाते थे, दाल, रोटी, सब्जी, प्याज, हरी मिर्च, यही होता था एक और आम आदमी का खाना। अगर वो थोड़ा सा अफोर्डेबल था, शायद वो दाल के साथ में एक्स्ट्रा सब्जी खा लेता, कुछ फ्रूट्स खा लेता, यही था हमारा भोजन। मिठाई कब खाते थे? होली, दिवाली, शादी, इसके अलावा कभी मिठाई नहीं खाते थे। हमारा खाना बहुत नियमित था। कब खाते थे? सुबह उठते ही खाना खा के काम पे चल गए, और उसके बाद में शाम को आके खाना खा लिया, हो गया। 10 बार खाना खाना, 20 बार खाना खाना, या 4 बार खाना खाना, इतने बार कॉफ़ी पीना, ये सब हमारा नहीं था लाइफ टाइम। आज के दिन देखेंगे, उठते ही कॉफ़ी, साथ में बिस्किट, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, उसके बाद में लंच, और उन बीच में पता नहीं अनगिनत चाय, अनगिनत स्नैक्स, ये आए, समोसे अच्छे बने तो समोसे खा लो, और उसके बाद में शाम के टाइम में कुछ खा लिया, रात को और जब देखो तब मिठाई, रोज़ी होली, रोज़ी दिवाली, रोज़ी शादी, ऐसे ही करके मिठाई हम लोग रोज़ खाते हैं। और ये सब, और काम कितना करते हैं? बहुत कम, हार्डली, मतलब अगर बाथरूम भी थोड़ा सा दूर हुआ
तो मतलब किसी को चॉइस मिले वो तो साइकिल पर चले जाए। ये आजकल माहौल है कि हर जगह पर हम लोग, हर जगह पर घर से बाहर निकले गाड़ी में बैठे, आप ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में 4 कदम चले आप रूम में पहुंच गए। इसके मतलब एक्सरसाइज होता नहीं है, टाइम दूसरा चीज़ करने के लिए है ही नहीं। पहले बच्चों का क्या था, 4 बजे से लेके जैसे स्कूल से आते थे पूरा खेल, पूरे ग्राउंड्स बच्चों से भर जाता था। आजकल बच्चे घर के सामने थोड़ा सा रोड है तो खेलेंगे, फुटबॉल खेलना ये सब खेलना कुछ नहीं, या तो टीवी या कोचिंग क्लासेस, इनकी भी हमने आदत खराब कर दी। जो हम लोगों ने या कि सीनियर आदमी ने जैसे बिताया है बचपन, ऐसे ही आजकल के बच्चे तो नहीं बिताते। ये पूरा हमारा लाइफस्टाइल है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नाम ले लो, सर मैं ये नहीं खाता फ्रूट्स, मैं वो नहीं खाता। आजकल तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, प्राउडली पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ये तो फ्रूट खाता ही नहीं है। तो क्यों नहीं खाता भाई, आपने नहीं सिखाया ना, तो उनकी आदतें हमने बिगाड़ दी। जब देखो मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो नूडल्स चाहिए, मेरे को चावल नहीं चाहिए, मैं तो ये मैगी खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। जंक फूड हमने आदत डाल दी है। तो ये सब लाइफस्टाइल का वो है, और ये लाइफस्टाइल के कारण ही हमारा आजकल पूरा हो रहा है। और लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मोटापा, एंड देन उसके बाद में स्ट्रोक्स, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो हमारी जान भी लेती हैं, जो हमें ख़राब करती हैं, हमारा हालत ख़राब करती है। लकवा होता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है हार्ट का या कुछ ना कुछ, लंग के डिजीजेस। इन सब के अलावा पीछे लाइन में है कैंसर, और वो बहुत बड़ा भाई है इन सब बीमारियों का, जो कभी कभी जान भी ले सकता है। तो यानी कि कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ज़्यादातर पेशेंट में 60-70% पेशेंट्स में लाइफस्टाइल है, 1 या 2। और ये लाइफस्टाइल खाने पीने के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा और क्या है, सिगरेट स्मोकिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। सिगरेट चाहे 1 पियो, चाहे 20 पियो, चाहे 50 पियो, सिगरेट तो हानिकारक है। और जितना भी सिगरेट ज़्यादा पिएंगे उतना ही ज़्यादा हानिकारक है, जितना लंबा तक पिएंगे उतना ही हानिकारक है। इम्पॉर्टेंट थिंग है ये सोचना है कि जब हम लोग आजकल तो बाई 1 एंड गेट 1 फ्री का वो चला हुआ है। आप गाड़ी में तो नहीं होता है बट बीमारियों में है। आप सिगरेट एक खुद पिएंगे, साथ में आपके लेडी या बच्चे बैठेंगे, आप यकीन से ये कह सकते हैं मैं एक बीमारी खरीद रहा हूँ, मेरे साथ साथ में 4 बीमारियां और खरीद रहा हूँ, 2 बच्चों की और मेरे बीवी की। तो ये हाल है। आप मतलब बाई 1 गेट 1 फ्री, यहाँ तो बाई 1 एंड गेट एनी नंबर ऑफ फ्री। ये ऐसे कहाँ मिलेगा आपको कि बीमारियां आप खरीदते जाएंगे अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने ही लोगों के लिए। तो पैसिव स्मोकिंग भी एक बहुत हानिकारक है जितना एक्टिव स्मोकिंग है। तो स्मोकिंग ही खराब, और ऊपर से पैसिव स्मोकिंग उतना ही ज़्यादा खराब। और वो एक पीता है, उनके साथ में 4 आदमी बैठते हैं, उन 4 आदमी को भी वो बीमारी, सब बीमारियां होने का पूरी शंका है। इसीलिए आप न खुद पिए न किसी को और पिलाएं, और पीते भी हैं किसी और के सामने उनकी पी करके उनकी तबीयत ना खराब करें, खास करके अपने ही लोगों को, बीवी बच्चे हैं, सब में जो भी हैं घर में रहते हैं, उनकी तबीयत ना खराब करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सिगरेट्स एंड देन स्मोकिंग का बात किया है। और बीड़ी, चाहे बीड़ी हो, चाहे क्या कहते हैं चुट्टा हो, या आजकल ई सिगरेट, सभी चीज़ खराब है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला हुआ है, सब ने बोला हुआ है, ठीक या। सो देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू जो खाते हैं वो है जो चूइंग टोबैको, चाहे पान मसाला हो, ये सब बहुत हानिकारक है। और ये टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट से कुछ सालों पहले, करीब 10-20 साल पहले, इन्होंने एक अच्छा से रिसर्च किया था। जो पान मसाला गुटखा बहुत सारे आते हैं, उन सब का उनका क्या है कि वो जैसे अगर 5 साल खाएंगे, 5 साल खाने के बाद भी उनका पूरा मुंह का टेस्ट खराब होता है, पूरा मुंह का जो म्यूकस मेम्ब्रेन इतना पिंक होता है, वो एकदम सफ़ेद चमड़ी के जैसा जब बिल्कुल बदल जाता है। उसमें न कोई इनको टेस्ट का पता चलता है, और उससे मुंह खुलता भी नहीं है। पूरा मुंह नहीं खुलने का कारण ढंग से वो बात भी नहीं कर सकते, खाना भी नहीं खा सकते, उनका मुंह का सफाई भी नहीं कर सकते, गंदगी, खराब स्मेल। और उस चीज़ों को सबको दबाने के लिए थोड़ा और तम्बाकू खाएंगे, क्योंकि उसमें जो खुशबू आती है उससे उनकी बदबू खत्म हो जाती है, और वो समझते हैं कि हीरो बन गए हैं। हीरो बनने वाले एडवर्टाइजमेंट तो देते हैं, बट आपको ज़ीरो बना के छोड़ेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट पे मत जाइए कि वो हीरो ने खा लिया, वो खुद तो नहीं खाता है।
पर आपको 100% वो जीरो बना के ही छोड़ेगा। वो बनेगा हीरो आपके मन में, आप बनेंगे जीरो अपने लिए। सो प्लीज़ ये तंबाकू वगैरह छोड़ दीजिए। उसने बहुत सारी जानें ली हैं और हिंदुस्तान का एक खास बात है, ये खा खा करके इतने सारे कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर, एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। जब तक आप जीवित हैं, कैंसर, मुंह का खराबी, ये आपको चलता रहेगा। आपकी ज़िंदगी भर की कमाई, और शायद आपके बच्चों भी नहीं इतना कमा सकते हैं जितनी आप खर्चा अपने ऊपर करेंगे। ये बीमारी आपने अपने आप खरीद के ली है, और वो भी बहुत मतलब मामूली के दाम में। बहुत बहुत सस्ता है कैंसर को खरीदना, ये मतलब चाहे पान मसाले से, चाहे सिगरेट से, बट उसका इलाज कराते कराते आपकी पूरी घर बिक जाएगा। और ये देखा गया है कि ये ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट कराते कराते बहुत लोग, करीब करीब 30-40% लोग जो कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, अपना घर बार बेचते हैं, और बहुत सारे लोन्स लेते हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद, उनके अगले जनरेशन की भी ज़िंदगी बर्बाद। तो इसीलिए कैंसर से आपको बचना है, ये लाइफस्टाइल से बचना है। तो इसके लिए बचाव के क्या है? नंबर 1, आपका डाइट सीमित रखें। डाइट के बारे में कुछ से बाद में बात करेंगे। और नंबर 2 है एक्सरसाइज करें अच्छी तरह से। नंबर 3 है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब सारा खाएं। नंबर 4 है कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, शराब का सेवन ना करें, करते भी हैं तो कम से कम, और सिगरेट और तंबाकू से बिल्कुल दूर, और शराब बहुत कम या नहीं, ये सब चीज़ें करना है। और लेडीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। अब आते हैं डाइट के बारे में। डाइट में क्या है? जो कैंसर करने वाला डाइट क्या चीज़ है? वो है बहुत सारी कैलोरीज, यानी कि चाहे फैट्स में, चाहे शुगर में, चाहे कुछ भी हो, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होना, यानी कि जो मोटापा करता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, ऑयल बहुत ज़्यादा हो उसमें, और वो भी कैलोरीज ऐड करता है। ये डाइट है उसका। और साथ साथ में नॉन वेजिटेरियन, खास करके रेड मीट बहुत ज़्यादा होता हो, वो भी एक कैंसर का कारण है। ये देखा गया है जर्मनी के रिसर्च के थ्रू कि जहाँ पर भी रेड मीट, लाल मांस जहाँ पर भी होता है, वो एक कैंसर का कारण है, बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। जितना मांस खाएंगे उतना ही ज़्यादा कैंसर की बीमारियां होती हैं, वो देखा गया है। और आजकल वेस्टर्न देश में आप जाएंगे कहीं पे भी, वेजिटेरियन ज़्यादा हो गए हैं। वो लोग योगा करते हैं, वो लोग मेडिटेशन करते हैं, और जहाँ से वेजिटेरियन शुरू हुआ है वहाँ तो पूरा मांस ही मांस खाते हैं। जहाँ पर योगा और मेडिटेशन शुरू हुआ है वहाँ ना कोई योगा की बात करते हैं, ना मेडिटेशन की बात करते हैं, वो लोग तो दूसरी चीज़ की बात करते हैं। और तो यानी कि ये हम लोग अपनी परंपरा भूल गए हैं, और अपनी परंपरा दूसरों को दे दिया है। वो लोग अच्छा हो रहे हैं, अच्छा फॉलो कर रहे हैं। तो सिगरेट से दूर रहें, तंबाकू से दूर रहें, डाइट अच्छा लें। और डाइट में जो डाइट लेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब सारे मात्रा में ले लें। नॉन वेजिटेरियन कम से कम या ना खाएं। नॉन वेजिटेरियन खाना ही आपको तो फिश एंड चिकन कुछ मात्रा में खा सकते हैं। और एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट्स बिल्कुल अवॉइड करें। और उसके बाद में घी वगैरह, जो मतलब बहुत सारा फैटी फूड ना खाएं। अगर फैट जो भी लेने हैं, ये देखा गया है हार्ट के लिए, सब चीज़ के लिए आजकल देसी घी ज़्यादा अच्छा है, ताकि बटर वगैरह बिल्कुल ख़राब, ये सब चीज़ें नहीं लेना है। ये हो गई पूरी लाइफस्टाइल की बात। और दूसरा, लेडीज़ के लिए ये हमने बात किया था कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। और ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है? हमारी पूरी लाइफस्टाइल बच्चों के मामले में भी काफ़ी बिल्कुल बदल गया है। अगर आप अपनी दादी माँ के एज के लोगों को पूछेंगे जिनकी 60-70 है, उनके बच्चे कितने थे? 7-8। आप उनसे एक जनरेशन पीछे जाएंगे, 12 बच्चे, 14 बच्चे, और धीरे धीरे करके आ रहे हैं अभी 2 बच्चों पे, या एक होगा या नहीं होंगे। एक तो ये हो गया, बच्चे कम से कम होते गए हैं। नंबर 2, ये कारण है कि लेडीज़ का जो पीरियड शुरू होता है, मेनार्की जिसे हम कहते हैं, वो होता है 10 से 12 साल में होता था, 15 साल में शुरू होता था, 45 साल तक उनके पीरियड चलते थे। 30 साल की उनकी एक्टिव मेंस्ट्रुएशन होता था। ये पीरियड बढ़ गया है, उनके पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं और लेट बंद होते हैं। 30 साल से ज़्यादा होने के कारण वो 40 साल होता है, उनके 40 साल तक ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर होना, और बच्चे नहीं होना या देर से होना, कम बच्चे होना, ये सब कारण है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे होते भी हैं टाइम के कारण या कोई भी कारण, वो लोग अपनी ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को नहीं करते हैं। इन सब के कारण ये है ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। साथ ही साथ उनके भी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं है,
फैट ज़्यादा हो रहा है, ओबीज हो रहे हैं और उनको ये हो रहा है। और इसके कारण ब्रेस्ट कैंसर में क्या देखा गया, नंबर ही नहीं बढ़ रहा है। नंबर के अलावा एक और चीज़ देखा गया है, जो वेस्ट में होता है ब्रेस्ट कैंसर 50 साल, 60 साल, 65 साल में होता है। पीक एवरेज जो एवरेज होता है वो 60-65 साल के आसपास। पर हिंदुस्तान में क्या है 45-50 ईयर्स, 10-15 साल नीचे। और ये एज और गिरते जा रहा है, धीरे धीरे खिसक के और भी नीचे आ रहे हैं। सो आजकल ये देखते हैं 45-55 के बीच में बहुत सारे लेडीज़ हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखा गया कि यंग लेडीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसका कारण 2-3 और हैं। एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वन, स्लीप पैटर्न उनका डिस्टर्ब होता है, ये सब चीज़ें, प्लस लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हमने बात किया है, ये सब के वो शिकार हो जाते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें, इनके कारण ब्रेस्ट कैंसर होते जा रहे हैं। इन सब लाइफस्टाइल के कारण हमें क्या होता है, एक बॉडी की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी यानी कि एक पावर, बीमारी को भगाने की शक्ति। और वो चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंसर हो, उन सब के लिए हमारे पास में इम्यूनिटी होती है। उस इम्यूनिटी का जो कंट्रोल करते हैं कुछ जीन्स करते हैं, अच्छे जीन्स और ख़राब जीन्स। अच्छे जीन्स कैंसर को भगाते हैं, कैंसर होने नहीं देते हैं, और वो कैंसर से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स। हमारी बॉडी में अच्छी खासी मात्रा में वो रहते हैं। और दूसरे जीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे बुरी आदतों के कारण हमें जीन्स बन जाती हैं, वो बोलते हैं ऑन्को जीन्स। इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक तरफ ये जीन्स आते जा रहे हैं लाइफस्टाइल के कारण, दूसरे तरफ अच्छे जीन्स हमारे में, इन दोनों का बैलेंस जो होता है उसका संतुलन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में। जब ज़्यादा हो जाते हैं ऑन्को जीन, तब कैंसर होता है। और कैंसर जो होता है लाइफस्टाइल के कारण, जीन्स बढ़ गए और कैंसर हो गया। यही चीज़ अगर हमारा ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स अच्छे रहे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रही, ऑन्को जीन्स की मात्रा कम हो गई, तो हमें कैंसर नहीं होगा। तो इनका बैलेंस हम लोग, यानी कि एक कैंसर इम्यूनिटी है हम में। अब एक इसी से कंसर्न एक सवाल है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वो पूरी लाइफस्टाइल को बदली करनी है। आप अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट की लीजिए, और उसके बाद में नींद अच्छी से रात के टाइम में लीजिएगा, और आपके पूरे आधी सी बीमारियां सब खत्म। योगा, मेडिटेशन, ये सब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन्हीं से आप बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं। एक एक्टिव आदमी और एक इनएक्टिव आदमी, दोनों में इम्यूनिटी का फ़र्क होगा। जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, उनको सब बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर ये सब होता है, ये याद रखें आप लोग। ओके, अभी इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं, मतलब प्रिवेंशन के बारे में बात किया है। जब भी कैंसर किसी को होता है, साइंस एंड सिम्टम्स होते क्या है, यानी कि कैंसर का क्या लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि कैंसर है। एक चीज़ याद रखें, जब भी कैंसर का सिम्टम्स होता है, इसका मतलब ये कैंसर काफ़ी बढ़ चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, कैंसर जब छोटा होता है हमारे बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर यानी कि मूंगफली के दाना का जितना का गिल्टी अगर कहीं बॉडी में हुआ, वो अर्लीस्ट कैंसर है, और वो कहीं सिम्टम नहीं करता है। पर इस स्टेज तक आने के लिए ऑलरेडी कैंसर सेल 10 से 9 गुना, मतलब 10 to the power of 9 टाइम्स इतने सारे सेल्स हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। ये कैंसर सेल एक से लेके इतने नंबर तक आने के लिए उसने ऑलरेडी 20 गुना, 20 टाइम उसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, 1 से 2, 2 से 4, ये एक मल्टीप्लिकेशन हुआ, 1 से 2 हुआ एक मल्टीप्लिकेशन, 2 से 4 हुआ एक मल्टीप्लिकेशन, ऐसे 4 से 8 हो गए तीसरा मल्टीप्लिकेशन। ऐसे 20 टाइम होते होते 1 से लेकर के 10 to the power of 9 सेल्स हो जाते हैं, यानी कि 1 के बाद में आप 9 जीरो लगाइए, इतने नंबर सेल हो जाते हैं। और वो उस टाइम ट्यूमर की जो साइज होती है 1 सेंटीमीटर, और उसका वजन 1 ग्राम, इतना ही छोटा होता है। और तब तक ऑलरेडी ये 10 to the power of 9 सेल्स हो चुके हैं, 20 बार मल्टीप्लाई कर चुका है। सिर्फ उसने 10 बार और मल्टीप्लाई करना है, और उसने 10 से 12, 10 मतलब एक के बाद में 12 जीरो लगाओ, उतना होना है आपकी जान लेने के लिए। यानी कि मतलब सिर्फ 10
मल्टीप्लिकेशंस में ये कैंसर ट्यूमर एक मूंगफली के से लेकर के एक बड़ा सा 1 kg का ट्यूमर बन जाता है जो आपके जान लेने के लिए तैयार है, राइट। यानी कि इसकी जो क्लिनिकल लाइफ होती है बड़ा होने के बाद उसकी लाइफ बहुत कम है और अंदर ही अंदर से बढ़ता है। यानी कि कैंसर जब भी छोटा होता है ये हम लोग समझ लें ये कोई सिम्टम नहीं करता है, कोई सिम्टम नहीं होता है इसमें। और तो सवाल ये उठता है कि हमें कैंसर है या नहीं है कैसे मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था क्या मैं पेट स्कैन कराऊं, क्या मैं ब्लड टेस्ट कराऊं, मैं क्या करूं मेरे को जानने के लिए कि मेरे में पेट स्कैन कर है कि नहीं है। आप में कोई सिम्टम नहीं है। एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप कभी गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, जैसे ही खरीदने के बाद में एक पार्टी करते हैं और सबसे पहले गाड़ी को निकालने के बाद अरे यार इसको इंश्योरेंस पेपर तो चेक करो, इंश्योरेंस कराते हैं, उसका चेकअप कराते हैं और उसके बाद में 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद में जब उसकी फर्स्ट सर्विसिंग होती है आप अपनी डायरी में नोट करते हैं भैया फर्स्ट सर्विसिंग कराना, इसकी बहुत अच्छी तरह से करना। आप उसको जाके बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी की अच्छी से सर्विसिंग करना, कोई खराबी नहीं निकले, नई गाड़ी है मेरी, राइट। उसके बाद में 6 महीने के बाद में फिर जब भी सर्विसिंग होता है इसमें एक खरोच आ जाए, उस आदमी ने जिसने खरोच किया उसकी जान लेने तैयार हो जाएंगे और उसके बारे में कितने टाइम तक बात करेंगे। मेरे नए गाड़ी में इसने खरोच लगा दी, यार कितनी प्यारी गाड़ी है मेरी। और इसने हमने कभी बच्चा होने के बाद में इस तरह से बात किया है, कभी अपने बारे में भी बात किया मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मेरे बच्चे को इंश्योरेंस चाहिए, इनका चेकअप होना चाहिए। आप तो डायरी में नोट कर रहे थे अपने गाड़ी के बारे में कि मेरे सर्विसिंग ड्यू है, मेरे को ये ड्यू है। अपने ही चेकअप भी ऐसे ही कराना है हर साल या कम से कम 2 साल में एक बार। यंगस्टर्स को 40 के ऊपर हर साल एक अपना चेकअप करा लीजिए, जैसे अपने गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं। गाड़ी में जब सर्विसिंग कराते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, पर इसका ऑयल चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। आप में कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जानना है आपके सिस्टम सब कैसे हैं, अच्छे हैं, डायबिटीज़ तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, कोई लंग का डिजीज़ तो नहीं है। गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन लेडीज़ में किया जाए, मेल्स में एक रेक्टल एग्जामिनेशन सभी को कर लें, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, हम जो पाइल समझ रहे हैं कुछ और तो नहीं है, पूरा चेकअप कर लें। ये करने से और साथ साथ में टेस्ट अगर सिंपल से टेस्ट कराने हैं, कुछ ब्लड टेस्ट उससे जिससे कैंसर के लिए नहीं, नॉर्मल टेस्ट आपकी खून की कमी तो नहीं है, खून की कमी तो उसके बारे में जान लें, एक्सरे चेस्ट करा लें। खास करके जो स्मोकर्स हैं उनको सीटी स्कैन चेस्ट भी हो सकता है बहुत सालों से जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लें। और बुजुर्ग लोग जो 60 से ऊपर हैं एक अपना PSA करा लें, और जो लेडीज़ हैं अपनी एक पैप स्मीयर करा लें और गायनेकोलॉजिकल चेकअप करा लें। इससे काफ़ी बीमारियों का चेकअप पहले से ही पता लग जाता है। और अच्छा सा फिजिकल एग्जामिनेशन अपने डॉक्टर से कराइए, फैमिली डॉक्टर जो भी हैं। और बहुत ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने टेस्ट करा लिया मेरा ठीक है, मैंने टेस्ट करा लिया मेरा ठीक है। आप क्या गाड़ी को ले जाके टायर प्रेशर करके इंजन ऑयल चेक करके बोलते हो गाड़ी ठीक है? आप जाके मैकेनिक को दिखाते हो, चेक करता है पूरा हर चीज़। ऐसे ही एक डॉक्टर को अपनी बॉडी उनको एग्जामिन करने दीजिएगा। कोई लक्षण तो नहीं है, कोई लिम्फ नोड तो नहीं है, कोई गिल्टी तो नहीं है, आपसे सवाल भी पूछेंगे, अच्छी तरह से चेक भी करेंगे। ये है चेकअप करने का, और हर साल कराइए। कुछ लोगों को फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर इनकी होती हैं, उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि आपके फैमिली में किसी और पेशेंट को कैंसर तो नहीं है, और था तो किस प्रकार का कैंसर था। इनमें प्रीवियस जनरेशन में कई बोलते हैं हम लोगों को कैंसर तो नहीं है। नहीं जी, हमारे फैमिली में कोई नहीं है। मैं पूछता हूँ आपके कज़न, हाँ जी मेरे मौसा जी के लड़के को हुआ था, मेरे मौसी जी के लड़की को हुआ था। अच्छा, वो तो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं ना, तो दूर के हैं रिश्तेदार, पर आपके फर्स्ट कज़न है। फिर बाद में पता चलता है उनकी ग्रैंड मदर। बातों बातों में कम से कम ये पता लगता है कि इनके 3-4 लोगों को है ब्रेस्ट कैंसर, और इनकी फैमिली में शायद जीन होगी, और वो जीन शायद आपको भी आ गया हो। आपने एंजेलिना जोली का स्टोरी सुना होगा, उनको कोई कैंसर नहीं था, वो फिल्म एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, उनको कोई कैंसर नहीं था, उनको मम्मी को था, उनकी दादी को था, और फैमिली मेम्बर्स को भी शायद था। उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, उससे पता चला कि उनमें वही जीन है जो उनकी मदर और ग्रैंड मदर में है। तो उन्होंने चेकअप कराने के बाद में उन्हें पता चला कि भी उनके ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने की शंका है। यानी कि आपको फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर और या ओवेरियन कैंसर है या कोलन कैंसर है, उसके बाद में ये भी पता कीजिए उन्होंने कोई कैंसर जीन का टेस्ट कराया है। अगर कराया है उसका रिजल्ट क्या था।
आजकल ये आता है कुछ लोगों में कि सर हमारे कजिन हैं जो यूएस में हैं, उनकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका कैंसर जीन था, इसीलिए मेरे सिस्टर ने मेरे फ्रेंड ने भी कराया है, उनको ब्रेस्ट कैंसर का जीन पता चला है, क्या मुझे हो सकता है? वो मेरे फर्स्ट रिश्तेदार हैं। आप बिल्कुल ये कराइए, यानी कि अपनी फैमिली हिस्ट्री जानिए। फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ में किसी ने अगर ब्रेस्ट कैंसर के जीन का टेस्ट कराया है, आप बिल्कुल करा लीजिए। जिनको फैमिली हिस्ट्री है तो ये जीन का टेस्ट कराने में अच्छा है, पर ये टेस्ट कराने से पहले आप ये सीबीसी के जैसे ब्लड टेस्ट मत कराइए। उसके बारे में समझिए कि ये क्यों करा रहे हैं। करने से अगर पॉजिटिव होता है, क्या आप इस शक को या इस चीज़ को आप संभाल लेंगे? आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी क्या रिपरकशंस होती हैं। सिर्फ ये जीन पॉजिटिव है तो ये कहने का मतलब होता है कि भाई 60% 70% तक होने की शंका है, 40 से लेके 60% तक कैंसर होने की चांसेस हैं। ये नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर जीन प्रेजेंट है तो हर एक को कैंसर होगा, ऐसा नहीं होता है। तो फैमिली कैंसर जिनको भी है, अपने बारे में जान ले, फैमिली के बारे में, और जहाँ ज़रूरत है अच्छे से काउंसलिंग करा के उसके बाद में टेस्टिंग कर लें। और टेस्टिंग करने से पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं इसमें नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, मैं समझ सकती हूँ क्या करना है, क्या मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। ऐसा तो नहीं होगा मुझे पता चला कि मेरे में जीन है तो मैं रोज़ नर्वस तो नहीं हो जाएंगी, ब्रेक डाउन तो नहीं हो जाएगा, मेरी नींद तो नहीं खराब हो जाएगी। तो अपने आप को संभाल के फिर कराइएगा ये चीज़, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा चेकअप के बारे में। और साइंस एंड सिम्टम्स, जिसको भी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं वो ज़रूर इसके बारे में अपने आप को चेकअप करा ले। अगर कहीं पे भी गिल्टी है, एक लंप है कहीं पे भी, चाहे गर्दन में हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे बगल में हो, बॉडी में कहीं पे भी गिल्टी है और रिसेंटली आपने देखा, पहले नहीं देखा है, आप बिल्कुल जाके चेकअप कराइए। कई बार हमारे बॉडी में गिल्टी होते हैं, बहुत सालों से रहते हैं। अब उसके बारे में शायद कोई फिक्र ना करें, फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखाइए। ऐसी गिल्टियाँ कुछ फैट की लंप्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपोमा, वो कोई डेंजरस नहीं होती हैं। बट ये लंप अगर बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा हो रहा है या दर्द हो रहा है उसमें, तो बिल्कुल जांच कराइए। अगर नया लंप कभी भी आता है तो एक चीज़ बिल्कुल जाके चेकअप करा लीजिए, कहीं पे भी बॉडी में हो चेकअप। इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर हो सकता है, कैंसर हो जाके चेकअप करा लीजिए। एक तो ये हो गया। ऐसे ही मुंह में या कहीं पे भी छाला होता है, अल्सर होता है और वो ठीक नहीं होता है, तब भी आप जाके चेकअप करा लीजिए। जो छाला है अकारण हुआ है, वो कोई कारण नहीं है उसका होने का, और ठीक भी नहीं हो रहा है दवाई लगाने के कारण, दवाई लगाने के बाद में भी उसको जाके जांच कराइए। तीसरा है, जहाँ से खून नहीं आता है वहाँ से खून आना शुरू हो गया, यानी कि पेशाब में खून तो कभी नहीं होता है, पेशाब लाल तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एक पानी के जैसा होना चाहिए। कभी पेशाब में खून आया या मोशंस में खून आया, खांसी में खून आया, उल्टी में खून आया, बिल्कुल आप जाके चेकअप करा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है, ये हो सकता है एक सिम्टम हो जो कैंसर का चेकअप कराने का संकेत है। आप जाके चेकअप करा लीजिए। ऐसे ही लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होती हैं, पीरियड्स के बीच में, 2 पीरियड्स के बीच में जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल है। और अपने हस्बैंड के साथ में जब सेक्स करते हैं उसके बाद में भी ब्लीडिंग होना, वो भी एक कोई नॉर्मल सिम्टम नहीं है। ऐसा भी होता है, बिल्कुल जाके चेकअप करा लीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जिन लेडीज़ जिनकी पीरियड्स बंद हो जाती हैं उसके बाद में उनको ब्लीडिंग होता है, वो भी एक अबनॉर्मल ब्लीडिंग है, उसको भी जाके आप जांच कराइएगा और जांच करा के देखिएगा कि ये चीज़ कभी ये वो तो नहीं है, ब्लीडिंग तो कोई कारण, कैंसर के कारण तो नहीं है। पीरियड्स जब भी खराब होते हैं, ज़्यादा होते हैं या ब्लीडिंग होती है, अकारण ब्लीडिंग होती है, बीच में पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, तो आप जाके अपने गायनेकोलॉजी चेकअप कराइए और देखिएगा कि कोई कैंसर तो नहीं है। ये कुछ और सिम्टम्स हो गए। चौथा एक और सिम्टम है जो खास करके 40 ईयर्स के ऊपर है, बदहजमी या पेट में इनडाइजेशन होना या बर्निंग सेंसेशन होना, जिसको हम लोग खास करके एसिडिटी करके निकाल देते हैं। मैंने एक पेंटोप्रोजोल का टैबलेट खा लिया तो ठीक हो गया जी, मैं तो रोज़ खाती हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, टैबलेट खाना। ऐसे बार बार होता है, बगैर शराब के
बगैर कोई मिर्ची के खाने के, बगैर कारण के आपके पेट में अगर बदहजमी होती है, ज़रूर अपना टेस्ट कराइए। इसका मतलब ये है कि भी कुछ एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, पेट में गैस्ट्रिक कैंसर तो नहीं है। पेट का कैंसर हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, आप जाके बिल्कुल चेकअप करा लिए। किसी लेडीज़ को या जेंट्स को खाना खाने से खाना अटक जाता है। शुरू में एकदम अटकता नहीं है, और शुरू में होता है कि भाई हाँ थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक हो जाता है। उसके बाद में आजकल सर मैं रोटी नहीं खा लेता हूँ, रोटी को इसको सॉफ्ट करके खाना पड़ता है। वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्फेजिया, यानी कि खाना खाने के बाद में गले में कहीं पे भी अटकता है। वो एक एबनॉर्मल सिम्टम है। इसका मतलब आपका जो फूड पाइप है, जो पेट की नली है, वो नैरो हो गया है। कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है गिल्टी हो, एक नैरोइंग है यानी कि पतला हो गया है वहाँ पर, एक ट्रैफिक जैम की जैसे खाना अटक जाता है। वो बिल्कुल आप तुरंत जाके अपनी चेकअप कराइए। डॉक्टर साहब आपके एंडोस्कोपी रिकमेंड करेंगे। बेधड़क ये नहीं बोलिएगा मेरे एंडोस्कोप से डरती हूँ या डरता हूँ, बिल्कुल नहीं। उसी से आपको पता चलेगा, और कोई टेस्ट से नहीं पता चलेगा। जाके एंडोस्कोपी कराइए, हो सकता है फूड पाइप हो। इसके बारे में एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे साथ में एक पेशेंट थे सरदार जी, उनके साथ में दूसरे उनका नेफ्यू था जो उनका देखभाल करता था। अच्छा खासा हैंडसम नौजवान, और वो 35 साल का लगभग होगा। वो आता था हमेशा, बहुत अच्छी तरह से बात करके, बहुत हंसमुख सरदार जी थे, बहुत अच्छे थे। और उन्होंने बोला, वो अंदर उनको बाहर उनको छोड़ के आके अंदर आके मेरे को बोला, डॉक्टर साहब मेरे को ना यहाँ पर कभी खाना अटकता है, क्या मैं करूँ? मैंने कहा आप जाके एंडोस्कोपी करा लो। उन्होंने क्या डॉक्टर साहब सभी ऐसे ही हैं, जैसे मैं कुछ बोल देता हूँ आप टेस्ट बोल देते हैं, ये तो बात है डॉक्टर साहब लोगों की। तो मैंने कहा आप जाके एंडोस्कोपी पक्का करा लेना, कभी भी करा लो, कहीं भी करा लो, अब इसको छोड़ना नहीं। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीने के बाद में जब उसने मेरे को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मैं याद हूँ मैं आपके पास आया था, आपने बोला था एंडोस्कोपी करा लो। मैं शुरू में बहुत डर रहा था, मैंने एंडोस्कोपी करा ली। डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर साहब ने बोला इसमें मेरा कैंसर है और मेरा लीवर में भी जा चुका है। अब ये देखिए, उसी अगर मान ली उनको तो पता तो चल गया ना, बट ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सिम्टम होता है। जैसे ही हम टेस्टों की बात करते हैं, डॉक्टर को बदनाम जरूर करते हैं और खुद के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। डॉक्टर को पता नहीं क्या मिलता होगा, बट ये तो आपके सिम्टम आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आपको करना है, तो इसमें डॉक्टर का दोष ही क्या है? वो तो टेस्ट ही बताएंगे। दूर से देख करके आप में जो अंदर नैरोइंग है ये कैसे बता सकते हैं? कोई टेस्ट नहीं है जो एंडोस्कोपी बता सकता है, तो इसीलिए तो आपको एंडोस्कोपी कराएंगे। तो आपने जब भी कोई डॉक्टर बोलते हैं टेस्ट इन चीज़ों के लिए, आप उनके ऊपर कोई शंका की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके भलाई के लिए जाके टेस्ट करा लीजिए। बाकी और सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। यानी कि कभी कभी क्या होता है, बुखार होता है, कोई कारण नहीं होता है बुखार। टाइफाइड का ट्रीटमेंट ले लिया, वायरल फीवर का ट्रीटमेंट ले लिया, बुखार ही बुखार, 100, 102, 100 थोड़ा सा बुखार है, मैं क्रोसिन ले लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब ये मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से हो गया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, मैंने टाइफाइड बताया, टीबी बताया, सब दवाइयाँ खा ली, मेरा नहीं हो रहा है ठीक। आप जाके अपने कैंसर डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क कीजिएगा। हो सकता है वो कैंसर हो, वो जाके चेक करवा लीजिएगा। और ऐसे ही अकारण कोई वजन कम हो जाता है पेट में, मतलब आपका वजन कोई कारण कम हो जाता हो, आप जाके बिल्कुल चेक करवाइए। भूख नहीं लगना, कोई कारण बगैर आपको ये क्या कहते हैं वजन कम होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। आप जाके बिल्कुल करा लीजिएगा अपना चेकअप। तो ये सब सिम्टम्स हैं। और किसी किसी को एक ब्लैक मोल होता है, बचपन से ही होता है उनको ब्लैक मोल, छोटा सा तिल जो बचपन मोल बोलते हैं, और उसमें बड़ा होना या उसमें से ब्लीडिंग होना, ये स्किन कैंसर का एक निशान है जो इंडिया में बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे स्किन में ऑलरेडी काफ़ी पिगमेंट होता है, हम थोड़े से ब्राउन होते हैं हम लोग। काले लोगों में भी बिल्कुल नहीं होता है, जो गोरे वाले होते हैं उनमें ये ज़्यादा होने का शंका है। तो वो चीज़ से वो अगर ऐसे होता है, किसी को मोल होता है, मैलिग्नेंट मेलानोमा का शक होता है, जाके अपना चेक करवा लीजिएगा। ये मोटे तौर से सिम्टम्स हमने बताए हैं, ये सिम्टम्स होते हैं। इन सब का मतलब है कि एडवांस कैंसर है, और ये आप जाके चेकअप करा लीजिए। अगर कैंसर है तो इसको करा लीजिए। उसके बाद में एक सवाल पे आते हैं हम लोग कि कैंसर होने के बाद में हमें करना क्या है। डॉक्टर साहब मेरे को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, मैं दुनिया से मैंने जो भी मैं करूँगा, मैं ये बताइए मैं बेस्ट ट्रीटमेंट कहाँ लूँ। सवाल पूछना तो नहीं चाहिए। आपकी मिस क्या मिस यूनिवर्स है? आपकी वाइफ क्या मिस यूनिवर्स है?
जो बेस्ट लेडी आप लेके आए हैं कि आपके पिताजी महात्मा गांधी के जैसे बहुत बड़े हैं। बेस्ट का क्या मतलब होता है? आपको जो कार आपकी सर्विसिंग या कार के फैक्ट्री में जाके कराते हैं सर्विसिंग। ये समझिए कि जहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको एक ट्रेनिंग मिलती है, सब वही तरह से करते हैं। आप अपने लिए बेस्ट ढूंढिए जो जहाँ हो सकता है। आपकी मिस यूनिवर्स नहीं होंगी, बट आपके लिए बेस्ट वाइफ है। आपका बेटा बेस्ट बेटा नहीं होगा, मतलब आपके लिए तो बेस्ट बेटा वही है। ही इज़ नॉट अ हैंडसम एक्टर और समथिंग। तो ऐसे ही करके बेस्ट करके आप अपने आप को वो मत कीजिएगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा। कैंसर का ट्रीटमेंट आजकल इंडिया में हर ऑन्कोलॉजिस्ट इतनी अच्छे ट्रेंड है, इतनी अच्छी एक्सपीरियंस है, इतने अच्छे सेंटर्स हैं आपके पास में। इधर जाके क्या आप, अगर आपने BMW मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है, बेस्ट सर्विसिंग बेस्ट फैक्ट्री होती है जर्मनी में, आप गाड़ी को उठा के जर्मनी में जाके कराएंगे आप? तो ये सब छोड़िए, आप बेस्ट जहाँ हैं आप वहाँ पर जाके अपने टेस्ट अपने वहाँ कराइए। चाहे तो आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट राय है, ये मत सोचिए कि ये डॉक्टर ने ऐसे बताया, आपको डॉक्टर अच्छा नहीं लगता आप डॉक्टर चेंज कर लीजिए। आपको लगता है तो आप इनको, पर ये मत बोलिए कि बेस्ट, जहाँ पे भी आपको अच्छा ट्रीटमेंट नज़दीक मिल जाता है आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये रहा कि कहाँ पर करना है, कैसे करना है। जब भी किसी को कैंसर होता है, अगर एक डॉक्टर बोलते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट, उनसे आप बात कीजिएगा। जो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है उनको कैंसर की जानकारी कम होती है, हो सकता है उन्होंने ट्रीटमेंट किए होंगे, बट कैंसर का ट्रीटमेंट इतना चेंज हो जाता है, इतनी नई तरक्कियां आते हैं, उनको पूरा समझना बहुत मुश्किल है। कैंसर स्पेशलिस्ट जो भी हैं, और आजकल कैंसर स्पेशलिस्ट भी ब्रेस्ट कैंसर के अलग, लंग कैंसर के अलग, कोलन कैंसर के अलग, सर्जन्स अलग, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अलग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अलग, एक पूरा डिपार्टमेंट एक बना हुआ है। आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ हैं और पूरा कॉन्फिडेंस रख के वहीं पर आप बात कीजिए, क्या ये वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप ये कहिए कि वर्ल्ड बेस्ट ट्रीटमेंट मुझे यहाँ मिल सकता है, जो मुझे अमेरिका में मिल सकता है। आप जब संतुष्ट होंगे आप कराइए। आपको अमेरिका, इंग्लैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिलता है। अगर आपको इंपोर्टेड गाड़ी खरीदनी है, आप जर्मनी या UK या US थोड़ी ना जाएंगे, आप लोकल शोरूम से खरीदते हैं। ऐसे ही आपको सब सुविधाएं, आपको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हर चीज़ आपको यहाँ मिलते हैं। अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, आप बिल्कुल वो चीज़ आप कराइए। कुछ सवाल मैंने पेशेंट्स के बारे में देखा है, पूरा ट्रीटमेंट के बारे में बताना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मोटे मोटे तौर से बता दूं कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। और उसके बाद में कुछ सवाल जो मेरे को काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, मैं उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। कैंसर का ट्रीटमेंट जब भी छोटा होता है तो ऑपरेशन करते हैं, निकाला जाता है। उसके बाद में जो भी ट्रीटमेंट चाहिए उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, कीमोथेरेपी या इस चीज़ से, ठीक है। और ये हुआ, बाकी के कुछ ट्रीटमेंट्स कीमोथेरेपी या रेडिएशन इस चीज़ के लिए करते हैं, और वो चीज़ करना चाहिए। यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऐसे चीज़ों से हम लोग करते हैं। इन सब का मिश्रण हर एक पेशेंट में, हर एक कंडीशन में, हर एक स्टेज में, हर एक ट्रीटमेंट में बिल्कुल अलग होता है। अगर कई बार मेरे से आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे एक दोस्त हैं, उनको तो 5 साल की ट्रीटमेंट चली थी, आप क्या मुझे भी 5 साल की ट्रीटमेंट देंगे? वो लाल शर्ट पहनते थे, आप गुलाबी शर्ट पहन रहे हो। उनका नाम ध्यानचंद था, आपका नाम मेहरचंद है, तो आप और का ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट कैसे एक हो सकता है? वो अलग किस्म का कैंसर है, आपका अलग किस्म का कैंसर। उनके ट्रीटमेंट से आपका ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं, हर एक का। ब्रेस्ट कैंसर एक एग्जाम्पल देता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर, तरह तरह के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। एक ही स्टेज कैंसर, एक ही उम्र के 4 घर नज़दीक होंगे, उन सब का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। किसी को हार्मोनल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी को कीमोथेरेपी मिलेगा, किसी को ऑपरेशन होगा, किसी को टारगेटेड थेरेपी मिलेगा, उनके कैंसर के हिसाब से। आप अपने आप से तुलना मत कीजिए कि उनको ये मिला था क्या मुझे भी ये मिलेगा, उनको ये साइड इफेक्ट होते मुझे भी साइड इफेक्ट होगा। ये सब आप छोड़िए, अपने ऑन्कोलॉजी टीम से बात कीजिएगा। कोई एक से नहीं, हमेशा मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन सबसे मिल करके अपनी पूरी क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, अपनी शंकाएं दूर कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, क्या इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट और है मेरे पास, या कोई इससे और कोई ऑप्शंस हैं क्या, यही रास्ता एक ही है जो मेरे पास में है। आप बिल्कुल
बेशक सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं और उसके बाद में अपना तय कीजिए कहाँ पर ट्रीटमेंट कराना है। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है और कभी भी एक पैनिक में मत आइए कि मुझे अभी करना है, कल सुबह तक फैल जाएगा। ये याद रखिएगा, ये कैंसर आप में बहुत दिनों से था, कई महीनों से था, हो सकता है सालों से था। जब इतने दिनों से कुछ हुआ नहीं है, अभी 2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप आराम से अपना ये करा सकते हैं, ठीक। और इसके बाद में जब भी आपको एक ओपिनियन चाहिए, आप अपने आप का एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। जैसे पारस में हमने एक ट्रीटमेंट मतलब एक स्कीम किया है भरोसे की राय, जिसमें हम लोग सब अपने स्पेशलिस्ट से सब बात करते हैं, चाहे रेडिएशन ज़रूरत हो या नहीं हो। हम लोग रेडिएशन वालों से और सर्जिकल वालों से सबसे बात करते हैं, उनके स्कैन्स पूरे एनालाइज करते हैं, उनकी बायोप्सी रिपोर्ट दोबारा देखते हैं और उसके बाद में उनको ट्रीटमेंट बताते हैं। जैसे एक ट्रीटमेंट चाहिए उनको, ज़रूरी है कि महंगे से महंगा ट्रीटमेंट बता दें। अब कोई इनकम उनकी ज़्यादा नहीं है, हम उनको इम्यूनोथेरेपी का नहीं बताएंगे ऑप्शन, या बताएंगे तो भी बोलेंगे ये आपके लिए शायद नहीं होगा, बहुत महंगा है, आप सिंपल ट्रीटमेंट ले लीजिए। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, हर एक मर्सिडीज या BMW या ऑडी नहीं खरीदता है, वो अपने बजट के हिसाब से अपनी गाड़ी खरीदता है। ऐसे ही अपने बजट के हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है। हाँ जी, बेस्ट नहीं होगा बट आपके लिए बेस्ट होगा। ये दुनिया में बेस्ट नहीं होगा, आपके लिए बेस्ट होगा, ये समझना जरूरी है। जैसे आप में कोई भी चीज़ है, आपने बेस्ट शर्ट नहीं पहना है, आपके लिए जो अनुचित शर्ट है वही आपके लिए बेस्ट है, ऐसे ही आपकी ट्रीटमेंट भी वही चीज़ होगी। ये मत समझना कि वहाँ पर कम होता है यहाँ पर ज़्यादा होता है, आप अपने लीजिए। और जैसे मैंने बताया कि भरोसे की राय हमने जैसे शुरू किया है, आप ऐसे ही एक ट्रीटमेंट एक टीम से आप पूरी अपनी एक राय ले सकते हैं। तो मैंने कुछ सवाल नोट किए थे कई बार। एक सवाल है जो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ तो आ जाते हैं, तो लिखा रहता है मेरे पास पेशेंट, उनके नाम तो 70 साल के लिखा है, तो नौजवान दिखते हैं। मैंने पूछता हूँ उनसे, मेरे आपके पेशेंट कहाँ हैं? वो बोलते हैं सर हम घर में रख के आए हैं, इनका पेपर लेके आए हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ मैं पेपर का इलाज करूँ कि आपके फादर का इलाज करूँ? नहीं साहब, मैं फादर को लेके आऊँगा, पहले आपसे डिस्कस करना था। बिल्कुल अच्छी बात, डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी बात। तो मैं पूरा देख लेता हूँ। उसके बाद में एक बात है डॉक्टर साहब, हम उनको लेके आएंगे, आप उनको ये नहीं बताएंगे कि ये कैंसर की बीमारी है, क्योंकि उनके हार्ट बहुत वीक है। उनको जैसे बताएंगे उनका दिल बैठ जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, वो कैंसर से तो मरेंगे बाद में, उससे पहले से ही ये उनके मौत हो जाएगी, इसीलिए प्लीज़ बताइए। मैंने कहा अच्छा, आपके फादर क्या काम करते हैं? वो बोलते हैं सर, जैसे एक एग्जाम्पल में सर टीचर थे। तो कौन से स्कूल में टीचर थे? नहीं, कॉलेज में टीचर थे। यानी कि पढ़े लिखे एक कॉलेज के टीचर जिन्होंने आपको बनाए हैं, आपको लाइफ दी है, आपको इतने तक बनाए हैं। आपने अपने फादर को इतना विश्वास नहीं करते हो कि ये चीज़ें नहीं संभाल सकते हैं। तो एक मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो भी मरीज़ हैं उनको अच्छे तरह से समझाया जा सकता है, कोई भी स्टेज हो। खास करके 70 साल के आदमी टीचर जो रह चुके हैं, क्या वो नहीं समझेंगे कि उनको बीमारी है? क्या ये नहीं समझेंगे कैंसर की बीमारी होता क्या है? ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि उनको बहुत एडवांस कैंसर है, ठीक भी नहीं हो सकता है। क्या उनको नहीं जानना चाहिए कि कैंसर की बीमारी है? क्या उनको हक नहीं है अपनी बीमारी के बारे में जानकारी करना है? क्या उनको हक नहीं है कि अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिसाइड करें? क्या आप करेंगे डिसाइड? आपने अपनी शादी तो अपनी मर्जी से की थी ना, उन्होंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की, तो आप उनको ट्रीटमेंट कैसे आप अपनी इससे बता सकते हैं? ये मेरी राय है सोचने का, आपकी राय शायद अलग हो सकती है, सबकी राय की कदर करते हैं। बट मेरा इम्पोर्टेंट सोचना ये है, जो भी पेशेंट है उनको जितना हो सकता है, जितना उनको समझ में आता है उनको बता देना चाहिए। उनसे हम एक होप, एक अच्छापन उसको नहीं छीनेंगे। मान लीजिए कि उनकी आयु हो सकता है बहुत कम हो कैंसर की वजह से, हम उनको ये नहीं बताएंगे कि उनको आयु कम है, बट उनको ये तो मालूम होना चाहिए कि आप अंतिम समय में हैं, शायद आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, कितना है हम भी नहीं जानते हैं। आपको कुछ कहना है तो कह लीजिए, नहीं तो क्या होगा? अब मान लीजिए उनको नहीं बताते, एक दोनों तरफ से हम लोग देखते हैं। उनको अगर नहीं बताते हैं, वो क्या करेंगे? आप नहीं बताएंगे उनको कि ये बीमारी है और 4 महीने के मेहमान हैं, वो भी जानते हैं अंदर ही अंदर से, पर आपको भी नहीं बताएंगे कि ये 4 महीने के मेहमान है, या
उनके जाने वाले हैं, एक दूसरे को बताते रहेंगे, भ्रम में रखेंगे। आप पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता नहीं करो, वो आपको बोलेंगे। अंदर ही अंदर बोलते हुए दर्द हो रहा है, चुपचाप से दर्द की गोली 4 ले लेंगे। बच्चों को बोल करके क्यों उनको दुखी करना है, उनका अच्छा समय क्यों करूं, उनका समय व्यस्त हो जाएगा, नहीं बताएंगे। आप सोचते हैं कि बच्चे बीमार ठीक है, उनको क्यों बताएं कि इनको बीमारी है। एक भ्रम में रहते हैं और आखिरी तक कोई ना कोई बता देता है कि इनको कैंसर की बीमारी है, या अंतिम समय बताते हैं, तब जाके शायद वो निकल भी जाएंगे बगैर जाने हुए। और इससे क्या होगा कि जो उनके मन में है आप कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। कौन सा आदमी है जो 100 साल 125 साल के लिए जीने के लिए आए, जो भी आएगा जाना ही है ना। जाने से पहले अच्छा सा समझ के बाय बाय करके भी तो जा सकते हैं ना। तो ये मेरा विचार है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें, इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। एक सवाल था। और दूसरा है कुछ लोग पूछते रहते हैं कि टारगेटेड थेरेपी क्या होती है। टारगेटेड थेरेपी यानी कि कैंसर सेल की जब जांच हो जाती है, एक तरह से हम लोग उसके ऊपर एक टेस्ट करते हैं। किसी में एक टारगेट के जैसा मॉलिक्यूल दिखता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करते हैं। मिसाल के तौर से ब्रेस्ट कैंसर में है, ERPR अगर पॉजिटिव आता है तो उनको हार्मोनल थेरेपी देते हैं, HER2 पॉजिटिव होता है तो उनको टारगेटेड थेरेपी देते हैं। लंग कैंसर में कई तरह के टारगेट होते हैं, उन सब के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ देते हैं। ये टारगेटेड थेरेपी का जो टारगेट का टेस्ट होता है, इसको आने में कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीने तक भी लग सकता है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम। आप जहाँ पर है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वहाँ से कम लैब में जाना, फिर रिपोर्ट लाना, इन सब में भी समय लगता है। तो जहाँ जितना दूर है लैब से, अब उतना ही समय ज़्यादा लगता है। इसके लिए पेशेंटली वेट करना है, डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है। इस बीच में कोई इंटरिम ट्रीटमेंट देना है तो आप ले लीजिएगा, बट अच्छी तरह से टेस्ट होने के बाद में आप टेस्ट समझ के ही देना है, जल्दबाजी में ट्रीटमेंट नहीं। और जितनी अच्छी सी समझ में ऑन्कोलॉजिस्ट को आएगा, उतनी अच्छी तरह से आपको ट्रीटमेंट देंगे। एक और मैंने कई बार सवाल पूछा है, कीमोथेरेपी सुना है डॉक्टर साहब बहुत पेनफुल होती है, हमको ये बताया गया है, वो बताया गया है, हमने गूगल में पढ़ा है। और डॉक्टर गूगल जो बताते हैं और ये डॉक्टर के एक तजुर्बे से बताते हैं, उसको आप इतनी आसानी से उनको नहीं। डॉक्टर साहब जो बने हैं आपके सामने बैठे हुए, MBBS किया, MD किया, DM किया, 15 साल तक तो उन्होंने सिर्फ पढ़ाई किया, 10 से लेकर 30 साल तक पता नहीं उनकी तजुर्बा होगी। आप जैसे हजारों लाखों मरीज उन्होंने देखे होंगे, उसके बाद में वो आपको बता रहे हैं। आपने एक बार अपने पिताजी के बारे में गूगल पढ़ लिया, आप इतने विद्वान हो गए कि उन सभी आप कंपीट करके उनके नॉलेज कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये डॉक्टर गूगल आप पढ़ लीजिएगा, अपने जानकारी पढ़ लीजिएगा, बट ये मत कीजिए कि हमने गूगल में पढ़ा है, वो गूगल सही है, डॉक्टर साहब गलत है। तो कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को अलग अलग पहचान नहीं सकता है। आप एक बंदूक लेकर के पुलिसमैन को दीजिए, पुलिस जी आप सिर्फ एक चोर को मारिए, टेररिस्ट को मारिए, अच्छे आदमी को मत मारिए। वो बुलेट को क्या समझ में आता है? एक अच्छा आदमी जो सामने आता है उसकी जान लेता है। ऐसे ही कीमोथेरेपी जो हमारे बदन में तेजी से बढ़ते हैं सेल, उन सबको खत्म करता है। चाहे वो बाल हो जो तेजी से बढ़ते रहते हो, चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सेल्स बढ़ते रहते हैं, चाहे हमारा खून हो, उसी हिसाब से बाल झड़ जाते हैं। और उसके बाद में खून की कमी हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, दूसरे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट सब मैनेजेबल हैं। हजारों लाखों मिलियंस लोगों ने कीमोथेरेपी लेकर के अच्छा सा सरवाइव किया है, ठीक हो गए हैं। अब उन सब के सामने आप एक बार गूगल पढ़ के कीमोथेरेपी पेनफुल करके अपने माताजी को कीमोथेरेपी न दे करके 6-6 महीने में, 1-1 साल में अलग अलग ट्रीटमेंट देकर उनकी और तबीयत खराब करेंगे, ये गलत बात। आप अपने डॉक्टर्स के थोड़ा ऊपर भरोसा रखिए, बात कीजिएगा। अब ये गूगल बोल करके उनको अब अच्छी बात नहीं है। ये बात कई बार मैंने सुना है। और कुछ सवाल भी लोग पूछते हैं हार्मोनल थेरेपी। हम लोग हार्मोनल थेरेपी भी ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कुछ कैंसर और में भी देते रहते हैं। और ये चीज़, और ये हुआ फैमिली कैंसर के बारे में पूछा था कि मेरे मदर को ब्रेस्ट कैंसर है 50 साल तक, मुझे क्या ब्रेस्ट कैंसर होगा? अगर आपकी उम्र 40 साल यानी कि आपकी मदर को जिस समय भी हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, उससे 10 साल नीचे हैं, अपनी स्क्रीनिंग तुरंत शुरू कराइए। कोई ऑन्कोलॉजिस्ट सेंटर में जाइए। आपको किस तरह का मैमोग्राफी चाहिए, चाहे वो MR हो या नॉर्मल डिजिटल वाला हो, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ में आपको चेकअप भी करेंगे। जो टीम जो इसके बारे में जानकारी है वो कर सकते हैं।
कुछ और हैं जो मिथ्स। मैं पेशेंट आते हैं, मैं बोलता हूँ उनको आप बायोप्सी कीजिए। डॉक्टर साहब हमें बायोप्सी नहीं करानी है। क्यों? हमने सुना है कि बायोप्सी से कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। जी, कैंसर बीमारी से तो ऐसे तो नहीं फैलती है, एक मिथ है, एक अफवाह है कि ये बायोप्सी से कैंसर फैलता है। बिल्कुल भी नहीं। कैंसर की बायोप्सी, ट्यूमर की बायोप्सी करने से कैंसर की जानकारी अच्छी तरह से डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजी टीम को मिल जाती है। उसके ऊपर पूरे टेस्ट होकर के उसको अच्छी तरह से समझ के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब बायोप्सी के बाद ही तय किया जाता है कि इनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है। जब बायोप्सी ही नहीं हुआ तो बताएंगे कैसे कि इनको कैंसर है कि नहीं और किस प्रकार का कैंसर है, क्या ट्रीटमेंट देना है। तो ये मैं सबको अपील करता हूँ कि ये अफवाह अपने मन से हटा दें। बायोप्सी करने से कहीं बीमारी नहीं फैलती है, अच्छी तरह से उनकी डायग्नोसिस होती है, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। उसी के कारण बगैर बायोप्सी नहीं होगी। और आजकल एक और नई आई है टेस्ट जो हर एक में लागू नहीं है, उसको हम कहते हैं लिक्विड बायोप्सी। ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। ब्लड टेस्ट कराने से कुछ कैंसरों का पता लग सकता है कुछ पेशेंट्स में, उसको हम लिक्विड बायोप्सी करते हैं। और ये लिक्विड बायोप्सी सॉलिड बायोप्सी के साथ साथ भी करते हैं, तभी जाके उसका मतलब निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बायोप्सी से आप डर के ये करना है। और उसके ये तो काफ़ी कुछ मैंने किया है। और कोई सवाल नहीं है तो इसके बाद में एक और है, एक सवाल और है जो मैंने नोट किया है कि इनका कहना है, एक लेडी आई थी, पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में अंदर अकेली फिर आई, आपके बोलती जी ये मेरी ससुर जी हैं जिनको कैंसर हुआ है। पहले बच्चे इनके साथ में खूब खेलते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। क्या मैं अपने बच्चों, मेरे को बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब, इनको मैं बच्चों को आजकल भेजना बंद कर दिया है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं इनको भेजो, कोई नहीं, अब मैं भेजूं कि नहीं भेजो। ये चीज़, कैंसर की बीमारी एक से दूसरे को बिल्कुल नहीं लगती है। आपके ससुर या मदर को, फादर को, किसी को भी कैंसर है, आप उनके साथ में रह सकते हैं, अपने बच्चों को भी रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं। बच्चों को उनके पास सोने में कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उनको और बच्चों को भी अच्छी तरह से एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। आप उनको देखभाल करें, उनमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं कोई अछूत वाली बीमारी नहीं है मेरे पास में। तो ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल एक अफवाह है, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान ना दें। ये कैंसर एक दूसरे से फैलता नहीं है। कई लोग ऑपरेशन से डरते हैं, उसके कारण ये हो जाता है। अभी आज ही मैंने एक पेशेंट देखा था, उनको एक गिल्टी है गले में। उनको मैंने बोला ये तो गिल्टी था, आपको मालूम था कि कैंसर है करके करीब 6-7 महीने पहले। डॉक्टर साहब हमने इनको बायोप्सी बोला था, हमने बायोप्सी नहीं कराई, हमने अपनी ही ट्रीटमेंट करा दी और हमें लगता है कि कम हो गया है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बड़ा होता है, फिर बोलते हैं नहीं हमें तो बताया गया कि कम है, उन्होंने बताया कि कम हो गया है। तो ये चीज़ें आप इनको डर के आप अच्छी तरह से ऑन्कोलॉजिस्ट भरोसा रखिए और ट्रीटमेंट करवाइएगा उनका, ये है। तो आखिरी में जाने से पहले मैं आप लोगों से सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। ये इससे हम लोग बच सकते हैं खुद भी, खास करके नेक्स्ट जनरेशन को लाइफस्टाइल से, उनको अच्छा लाइफस्टाइल दे करके हमारे नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा लाइफस्टाइल दीजिएगा। सिगरेट, तंबाकू और दारू के पास में, शराब के पास में बिल्कुल ना जाने दीजिएगा। अच्छा डाइट, हेल्दी डाइट उनको दीजिएगा। उनको केमिकल लाइफ नहीं, एक ऑर्गेनिक लाइफ दीजिएगा। उनको एक्सरसाइज या कोई गेम्स में ज़रूर रखवाइएगा। उनको हेल्दी लाइफस्टाइल अभी से ही देंगे और उनको ये बताएंगे जब बड़ा हो जाने के बाद में अपना चेकअप कराएंगे। बच्चे होते होते भी, बड़े होते भी उनको चेकअप करवाइएगा। अपना ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिएगा, खास करके नेक्स्ट जनरेशन। मैं आशा करता हूँ सब आप अपने बारे में ख्याल करेंगे तो एक इंडिया भी एक कैंसर मुक्त देश हो जाएगा। धन्यवाद। और कभी भी कोई शक है आपके पास में इस पेज में डाल सकते हैं, फेसबुक में क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको आपके पास पहुंच के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। It was good. Good. Okay. So I have 13 questions. 13 questions.